सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की ज़रूरी सूचनाएं मिलती रहें। आज बात करने वाले हैं हम वैकेंसी की, और वैकेंसी आपके पास HCL में यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। आइए जानते हैं इन वैकेंसी के लिए आपका कौन सा क्वालिफिकेशंस चाहिए और कौन सा कंसिडर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं। पहले आपके पास हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, खेतड़ी कॉपर। खेतड़ी बेसिकली क्या है, आपके पास एक जिला पड़ता है राजस्थान में, झुंझुनू। ठीक है, भारत में आता है, भारत में का तो पता ही होगा आप लोगों को। तो वहां पर इसकी पोस्टिंग आपके पास रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने का मतलब ये हुआ कि आप सभी स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो जानते हैं आपकी ये पोस्टें क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो हमारे फील्ड से बिलोंग करती है वो आपके पास इलेक्ट्रीशियन, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रीशियन ए और इलेक्ट्रीशियन बी की। ठीक है, ये WED कोई पोस्ट दे रखी है इन्होंने। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम अपने चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की। इनके लिए क्वालिफिकेशन इक्वेशंस क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए आपके पास। तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए भाई आपको चाहिए डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशंस एज ए सुपरवाइजरी। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि भाई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल तो चाहिए, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस वो भी किसमें, माइनिंग में, यानी जो खदानें होती हैं बेसिकली वहां पर। और कोई एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट कवरिंग द माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या है, ये सर्टिफिकेट भी आपका उनके द्वारा जारी होना चाहिए जो इन नियमों का पालन करती हो। बेसिकली उसी फील्ड की होनी चाहिए, यानी कि जो खदान वगैरह की साइटें हैं वहीं से इशू होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट के मानकों को स्टैंडर्ड फॉलो करती हो वहीं का चलेगा। अदर एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। कभी आपके दिमाग में सोच रहे हो कि इंडस्ट्री का चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा भाई। क्लियर बता दिया है इसमें। ठीक है, तो ये चीज यहीं पे पता चल जाएगी आप लोगों को ये नोटिफिकेशन किन्हें देखना है किन्हें नहीं देखना है। ठीक है, एक तो डिप्लोमा हो गया आपके पास, दूसरे आ जाते हैं और भी बोल रखा है इन्होंने, या इसके लिए इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, ITI इलेक्ट्रिकल। तो ITI इलेक्ट्रिकल नहीं, ये इलेक्ट्रीशियन ही है बेसिकली। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन माइनिंग। तो यहां पर भी चार्जमैन की पोस्ट के लिए माइनिंग में चाहिए एज ए सुपरवाइजरी आफ्टर द एक्वायरिंग द सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी। ठीक है, तो और इसमें लिख भी रखा है इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यानी कि बेसिकली जो गवर्नमेंट की वो कंपनियां हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसमें दिमाग में आ रहा होगा कि देखो गवर्नमेंट की कंपनियां कौन सी। मान लो ऐसा तो जरूरी नहीं कि जो वहां पे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट होंगे। गवर्नमेंट होंगे तो फिर इस फॉर्म को भरने की जरूरत ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, छोटी छोटी कंपनियों को ठेके दे देती है, लेकिन काम वो अपने मानकों के हिसाब से कराती है। तो वहां पे जो कंपनी में वर्कर होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट उन्हें इशू जो सर्टिफिकेट है वो वहीं से होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। या फिर इनको चाहिए 10th विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो यानी कि जो दो हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बाद भी जिसने 5 साल काम कर रखा है वहां पर, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है भाई। फिर अगली पोस्ट आ जाती है आपके पास किसकी, इलेक्ट्रीशियन ए की। यहां पर मैंने पोस्टों की संख्या बता दी थी आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पोस्टें थी। ये यहाँ पर चार्जमैन की 24 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ए की 36 है, और इलेक्ट्रीशियन बी की भी 36 है। टोटल 103 पोस्टें हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज है कि SC ST OBC की कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कहाँ थे हम, इलेक्ट्रीशियन ए पे। इन्होंने बोला है कि ITI में इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। ITI इलेक्ट्रिकल लिख रखा है लेकिन इसका मतलब इलेक्ट्रीशियन से ही है। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे इन्होंने माइनिंग का वो नहीं मेंशन किया है। तो यानी कि आपके पास अगर इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। या क्लास 10th के बाद भी आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है भाई, ये वाले आप फॉर्म फिल कर सकते हो। या आपने वायरमैन के साथ, ये गवर्नमेंट इसके हिसाब से काम कर रखा, शुड बी पॉसिबल। अगर आपके पास वायरमैन का भी है, परमिट भी है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन वो इसने लिख रखा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रीशियन। ऐसी संख्या बहुत कम होती है,
ज़्यादातर इसी से आते हैं क्योंकि बच्चे भी हमसे वही जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रीशियन बी, उसमें आपके पास ITI के साथ क्या मांग रखा, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा, सेम है पोस्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। इसमें 10th के बाद 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रखा है, और ऊपर कितना था, यहाँ पे 7 ईयर्स का है, यहाँ पे 6 ईयर्स का है, तो 1 साल का डिफरेंस है वही आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास भाई, क्लियर है। ये अपना देख लीजिए, BA BSc वाला है जो भी है, इसका हमारे उससे कोई लेना देना नहीं, तो इसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आपके पास आपका यानी कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ITI से इलेक्ट्रीशियन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या है इसमें, अब आ जाते हैं इसके अलग और इम्पोर्टेंट उस पर। क्वालिफिकेशन पता चल गया, ये इम्पोर्टेंट डेट है आपके पास 27/1 से, यानी कि बेसिकली आज 25 है, 2 दिन बाद ये खुल जाएगा, और 25/2 तक लगभग 1 महीना चलेगा आपके पास। क्लियर है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, या आर्टिकलशिप एटसेट्रा विल विच इज अटेंड ड्यूरिंग द एकेडमिक्स कोर्स कैरिकुलम विल नॉट बी कंसिडर। यानी कि अगर ये चीजें आपने अपने कैरिकुलम, यानी कि जब आप ITI कर रहे हो उस टाइम आप अप्रेंटिस कर रहे हो या कहीं पे कार्य कर रहे हो, वो कंसिडर नहीं की जाएगी, उसके बाद ही कंसिडर की जाएगी जब आपने कोर्स पूरा कर लिया होगा, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे कुछ हो। ठीक है भाई, बाकी तो आपको पता ही है, तो बेसिकली है कि आपकी क्वालिफिकेशन मस्ट बी यूनिवर्सिटी किस किस से होनी चाहिए, UGC से, AICT से, NCVT से, ठीक है, SCVT से, इन सब के द्वारा आपका जहां से सर्टिफिकेट लिया है या मिल रहा है वो इन सारी संस्थाओं से वेरीफाइड होना चाहिए, अंडर आना चाहिए। वैसे तो सारी चीजें इन्हीं के अंडर आती है, कोई भी कॉलेज खुला हो, ठीक है, वो सभी इन्हीं संस्थाओं से क्या होता है, अप्रूव्ड रहता है बेसिकली मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। इन्होंने एक दूसरा और लिख रखा है, जो कट ऑफ डेट होगी, एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैक्सिमम एज विल बी, मैक्सिमम एज जो रहेगी आपके पास 1/1/2025 से काउंट की जाएगी, 1/1/2025 पे जितनी आपकी एज हो रही होगी। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं दूसरे उस पे, ये एज रिलैक्सेशन है, हर जगह मिलते हैं, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। ठीक है भाई, और ये आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आपके पास 5 साल का है, इनमें देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन है आपके पास। ठीक है, तो इन्होंने लिख रखा है इसमें। अब आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए गाइडेंस है, और उस पर आ जाते हैं आपके पास। सैलरी पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि भाई हर वीडियो में बोलता हूँ सैलरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो आपको, है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि भाई मिल जाए, तो इन्होंने लिख रखा जनरल OBC EVS कैंडिडेट्स को जो पे करना पड़ेगा नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपये है। ठीक है, और ये आपकी 500 फीस है, 500, लेकिन इसमें लिख रखा कि एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC और EVS के कैंडिडेट्स के लिए ना, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है, और बाकी एंड अदर ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेंडेड टू फ्रॉम द पेइंग फीस। तो यानी कि बाकी जो बचे हुए कैटेगरी के बच्चे हैं जिसमें SC ST आ जाते हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म इसकी कोई फीस नहीं लगेगी आपके पास। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं आपके पास भाई। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपके पास, मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, पहला रिटन टेस्ट है, दूसरा ट्रेड टेस्ट है, और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट भी है आपके पास। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ये दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट में रिटन टेस्ट होगा और दूसरे में ट्रेड टेस्ट, और एंड कौन सा, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब यहाँ पे समझ सकते हो आप भाई, जो आपने ट्रेड में पढ़ा उसके प्रैक्टिकल के बारे में पूछेंगे। रिटन टेस्ट में वो आपके रिटन एबिलिटी लिखवा के देखेंगे, शायद प्रैक्टिकल हो या उसको राइटिंग स्किल्स आती है नहीं आती है, मतलब अपने फील्ड के बारे में उससे होगा। ठीक है, राइटिंग एबिलिटी का मैंने भी पहली बार सुना है, बट वही होगा। ट्रेड टेस्ट तो पता है जो आपका प्रैक्टिकल का है। चलिए, अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश में होगा पेपर आपका, और जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार का देख लेते हैं। सब्जेक्ट की नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, ठीक है, वो क्या रहेगी, 80 मार्क्स की रहेगी। वो कितना, 80 मार्क्स का रहेगा, और जो जनरल नॉलेज है वो 20 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपका टेक्निकल जो आएगा 80 मार्क्स का, चाहे डिप्लोमा का हो चाहे ITI इलेक्ट्रीशियन का हो। जनरल नॉलेज में क्या आता है भाई, आपके पास FT और आपके पास रीजनिंग और GK, ये बेसिक सी चीजें रहती है जो सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के एग्जाम रहते हैं। क्लियर है, बस ये चीजें थी आपके पास भाई। और फिर रिटन टेस्ट के बाद इन्होंने दे रखा है ये
क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं कि मैक्सिमम इतने तो होने चाहिए। SC ST के मार्क्स मिनिमम 35 से तो ज़्यादा ही होने चाहिए। मिनिमम 35 है, OBC के 38 है और अनरिजर्व या EVS के 40 मार्क्स हैं। यानी कि हर कैंडिडेट्स के कम से कम इतने मार्क्स तो होने चाहिए। इससे कम वाले मार्क्स को वाले बच्चों को कंसिडर करेंगे नहीं, भले ही सीटें खाली रह जाए। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो आजकल 70-70 नंबर ला रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट थी आपके पास डेट। क्लियर है? ट्रेड टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, चार्जमैन, ठीक है, लेवल टेस्ट आउट ऑफ द टोटल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होना है भाई आपके पास, आपको पता ही है 100 नंबर का पेपर होना है। और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे नहीं लग रही। तो ये तो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब आपके पास बेसिकली क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा हो, ITI हो, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है। और 100 नंबर का पेपर आएगा। पेपर होने के बाद भी ये क्या है, आपका राइटिंग स्किल टेस्ट लेंगे आपके पास बेसिकली, और ट्रेड टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बच्चे, मैं फिर से बोलूँगा, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।